कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आदित्य और उसकी पत्नी नंदिनी को लेकर सभी बाराती एक बस में आ रहे होते हैं। सभी बहुत खुश थे और नाचते गाते हुए आ रहे थे। एक मोड़ पर आकर ड्राइवर दूसरी ओर टर्न ले लेता है। तभी चाचा साहब कहते हैं, क्या बात है ड्राइवर, ये दूसरी तरफ टर्न क्यों ले लिया? रास्ता तो ये सीधा ही है ना? तो ड्राइवर कहता है, वो मालिक, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इस रोड से जा रहे हैं। चाचा साहब, ठीक है, ध्यान से चलाना, ये रास्ता कुछ टूटा फूटा सा है। काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए अब बस में कुछ लोग आराम कर रहे थे और कुछ लोग बातें करने में बिजी थे। आदित्य भी सर सीट से टिकाकर दीप्ति के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा था और देखते ही देखते बस उस ट्रक से जा टकराई। सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया। सुबह हो चुकी थी। सड़क पर कोई आदमी पड़ा पड़ा हिल डुल रहा था। वो आदित्य था, जिसे थोड़ा थोड़ा होश आ गया था। जैसे ही उसे पूरा होश आया, कल रात का मंजर उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसने जल्दी से उठकर सब ओर देखा तो सब लोग बहुत बुरी हालत में जख्मी पड़े थे। आदित्य ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। वो अपने परिवार के लोगों को ढूंढने लगा। तभी उसका पैर जाकर किसी से टकराया। उसने नीचे देखा तो उसके बाबा साहब बहुत जख्मी हालत में थे। वो उन्हें देखकर उनके पास बैठ गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। उसने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। आदित्य उनकी हालत देखकर रो पड़ा। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य, बाबा साहब उठिए, बाबा साहब। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है और उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आदित्य, बाबा साहब आप प्लीज़ कुछ मत बोलिए, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और भारी आवाज़ में बोलने लगते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ आदित्य, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सूरवंशियों की विरासत अब तुम्हारे हाथों में है। हमारे बरसों की कमाई हुई इज्जत और मान मर्यादा को संभाल कर रखना और अपना ध्यान रखना। ये कहकर उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो अपना दम वहीं तोड़ देते हैं। आदित्य उन्हें देखकर स्तब्ध हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, बाबा, बाबा साहब। उसकी चीख पूरे आसमान में गूंज जाती है। वो अपने बाबा साहब को गले लगाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। बहुत देर तक रोने के बाद उसे बाकी सबका ख्याल आता है। वो उठकर बाकी सबको ढूंढने लगता है। बस में उसके कुछ रिश्तेदार भी थे। वो सबके पास जाकर नब्ज देखता है तो कुछ लोग तो वहीं मर चुके थे, पर कुछ की सांसें अभी भी चल रही थी। वो थोड़ा और आगे जाकर देखता है तो उसे चाचा साहब और सरता नजर आते हैं। वो उनके पास जाकर देखता है तो उनकी सांसें अभी चल रही होती हैं। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और सबको ले जाने लगती है। तभी सरता को होश आ जाता है तो वो आदित्य को अपने सामने देखकर खुश हो जाती है कि वो सही सलामत है। वो सबके बारे में पूछती है तो आदित्य रोते हुए कहता है कि चाचा सा ठीक है, पर बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए हैं। इतना सुनते ही सरता रो पड़ती है तो आदित्य उसे चुप कराकर एम्बुलेंस में भेज देता है। तभी सरता हाथ पकड़कर कहती है कि आदित्य, नंदिनी वो कैसी है? तभी आदित्य को नंदिनी का ख्याल आता है तो वो कहता है कि वो देख लेगा और सरता को भेज देता है। आदित्य इधर उधर जाकर नंदिनी को देखने लगता है कि तभी थोड़ी दूर जाकर उसे एक लड़की दुल्हन के जोड़े में जख्मी हालत में दिखती है। वो उसके पास जाकर उसकी सांसें देखता है तो वो अभी भी चल रही होती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। आदित्य उससे पूछता है कि आप ठीक हैं? तो वो हाँ में सिर हिला देती है। वो उसे उठाने में मदद करता है। इतने में एम्बुलेंस आ जाती है। आदित्य और उस लड़की को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर्स उनकी मरहम पट्टी कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। आदित्य और उसकी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर पुलिस इंस्पेक्टर हवेली भेज देते हैं। आदित्य गाड़ी में बैठकर कहता है, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, अभी ये बहुत लोग जख्मी हालत में पड़े हैं, प्लीज़ आप उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। इंस्पेक्टर उसे आश्वासन देता है कि वो सबको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा देंगे और जो मृत लोग हैं उनके घर भी फ़ोन कर देंगे।
आदित्य वहाँ से हवेली चला जाता है और हवेली के लोगों को जब इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है। जिनके लोग इस दुर्घटना में मर गए वे लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। तभी आदित्य की गाड़ी आकर हवेली के बाहर रुकती है। आदित्य बाहर निकलकर देखता है कि हवेली के बाहर लोगों का कोहराम मचा होता है। वो सबके पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और माफ़ी मांगता है। वो कहता है, आप लोग प्लीज़ सब घर चले जाइए। जो लोग मर चुके हैं उनकी डेड बॉडी उनके घर पहुंचा दी जाएगी। आदित्य की पत्नी गाड़ी में ही बैठी होती है। सभी गांव वाले और रिश्तेदार बहू को कोसने लगते हैं कि अभी तो हवेली में कदम भी नहीं पड़े और ये सबकी ये हालत हो गई, ना जाने आगे और क्या क्या होगा। थोड़ी देर बाद चाचा साहब और सरता भी आ जाते हैं। वे आदित्य को सबसे घिरा पाकर वहीं आ जाते हैं और कहते हैं, देखिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि हमें और परेशान मत कीजिए। जो होना था उसमें नई दुल्हन का क्या कसूर? कसूर सिर्फ हालातों और नियति का है। सिर्फ आपने अपनों को नहीं खोया है, हमने भी अपने हुकुम शाह को खोया है और आदित्य ने अपने बाबा शाह को। तो कृपया करके हमें और परेशान मत कीजिए और अपने अपने घर जाइए। जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है उनकी मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य चाचा शाह से कहता है कि आप इतनी जल्दी हॉस्पिटल से क्यों आ गए? अभी आपकी हालत भी ठीक नहीं है। तो चाचा शाह कहते हैं कि हमें पता था आदित्य कि तुम यहाँ अकेले होगे, तो हम कैसे नहीं आते। वैसे भी इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है ये हम सभी जानते हैं और हुकुम शाह का भी पार्थिव शरीर यहाँ आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहू को लेकर घर के अंदर चलो। अपने बाबा शाह की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चाचा शाह के गले लग जाता है। तभी सरता नंदिनी को गाड़ी से निकालती है और हवेली के अंदर ले जाने लगती है। हवेली के द्वार पर आकर उसकी आरती उतारती है और कलश गिराकर अंदर आने को कहती है। सभी लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि वे इतनी बड़ी दुर्घटना और बाबा साहब के जाने का शौक मनाएं या नई बहू के आने की खुशी। वो बहू को अंदर लेकर आते हैं और सरता उसे आदित्य के कमरे में ले जाकर के बिठा देती है। सरता उसे आराम करने को कहकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद आदित्य के बाबा साहब का पार्थिव शरीर आ जाता है और हवेली में हर तरफ गम का माहौल हो जाता है। तभी चाचा साहब आगे आकर कहते हैं, आदित्य अब इन्हें लेकर चलना चाहिए। सभी नम आंखों से हवेली के मालिक को विदाई देते हैं। आदित्य के द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है। आदित्य अपने बाबा साहब की चिता को अग्नि देकर अपने चाचा साहब के गले लगकर खूब रोता है। सभी वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है। आदित्य फ़ोन उठाकर कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, वहाँ की कुछ खबर? इंस्पेक्टर कहता है, इसी सिलसिले में आपको फ़ोन किया था सर। एक्चुअली ये 2 नहीं बल्कि 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर के साथ साथ यहाँ 2 लोग और भी पाए गए हैं और उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट ट्रक के भिड़ने की वजह से ही हुआ है। आदित्य हैरान होकर, ओ माय गॉड इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा और किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। इंस्पेक्टर, जी बिल्कुल। आदित्य फ़ोन रखकर सर पकड़कर बैठ जाता है कि एक एक्सीडेंट ने ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। उधर जब समीर को होश आता है तो वो उठकर इधर उधर देखता है। उसे भी कल रात का सब मंजर याद आ जाता है कि किस तरह उनकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई थी और फिर पूरी तरह से पलट गई थी। समीर को जगह जगह चोटें आई थी क्योंकि कल रात आदित्य की बस, एक ट्रक और समीर की गाड़ी आपस में जा टकराई थी, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। समीर उठकर खड़ा होता है तो उसे अपनी पत्नी का ध्यान आता है। वो उसे खोजने लगता है तो थोड़ा आगे जाकर उसे एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में नजर आती है। तो उसके पास जाकर उसे दिखता है तो वो काफ़ी जख्मी हालत में होती है। वो उसकी नब्ज चेक करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़की मर चुकी थी। समीर उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, आप ठीक है? समीर कुछ नहीं बोल पाता तो इंस्पेक्टर दोबारा पूछता है कि ये कौन है और आपकी गाड़ी इस ट्रक से कैसे टकराई? समीर जवाब देता है कि मेरी पत्नी है। हम दोनों की कल ही शादी हुई थी। हम धनकपुर गांव से निकले थे लेकिन दिल्ली के लिए कि रात को हमारी गाड़ी एकदम से ट्रक से जा भिड़ी और पूरी पलट गई और अब मुझे होश आया है। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी पत्नी को एम्बुलेंस में भेज देता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। वैसे आप करते क्या हैं? इंस्पेक्टर पूछता है। समीर आंखों में आंसू भरकर उसे बताया है कि वो पेशे से एक डॉक्टर है और दिल्ली में रहता है।
यहाँ वो एक मुफ्त सेवा कैंप के सिलसिले में आया था जब उसकी शादी हुई और अपनी दुल्हन को लेकर अपनी माँ से मिलाने घर दिल्ली लेकर जा रहा था। इंस्पेक्टर को उसकी बातों को सुनकर बड़ा दुख होता है। फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बॉडी दिल्ली ले जाना चाहता है या यहीं अंतिम संस्कार करना चाहता है। समीर कहता है कि वो जैसा चाहे कर सकते हैं, जिसे जाना था वो तो चला गया। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंस्पेक्टर वहीं उसके लिए अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा देता है। समीर अपनी पत्नी को मुखाग्नि देता है। अग्नि देते वक्त अनायास ही उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो सोचता है कि जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी भी शुरू नहीं की थी, ये तक कि वो उसका घूंघट भी उठाकर नहीं देख पाया था, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही उजड़ गई। यही सब सोचकर वो घुटनों पर बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आता है और कहता है, आपके लिए दिल्ली जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है, आप चाहें तो अभी निकल सकते हैं। समीर इंस्पेक्टर के साथ आ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि अब उसका वापस गांव कैंप में जाने का मन नहीं था। वो बस अब अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता था। उधर हवेली में सब नहा धोकर बाहर गार्डन में बैठे थे। आदित्य चुपचाप एक कोने में सर झुकाकर बैठा हुआ था। इतनी बड़ी दुर्घटना ने सभी का मन अशांत कर दिया था, पर चाचा सा विशेष तौर से आदित्य को लेकर परेशान थे। वो बार बार यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि अब आदित्य का क्या होगा। बचपन में माँ गुजर गई और अब उसके बाबा साहब। आदित्य भी अपने आप को आज बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर अपने बाबा साहब की याद आ रही थी। तभी सरता आकर कहती है, सब खाना खा लीजिए, खाना लगवा दिया है। वो आदित्य का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, आदित्य कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़। आदित्य, दी मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए, कहकर वो वैसे ही बैठा रहता है। सरता, मुझे पता है आदित्य इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, पर यह भी तो सोचो कि तुम ऐसे दुखी रहोगे तो काका सा की आत्मा को कितना दुख होगा। आखिर वो भी तो यही चाहते थे ना कि तुम हमेशा खुश रहो, और फिर अब ये सब तुम्हें ही संभालना है आदित्य, तो तुम्हें ही मजबूत बनना होगा। आदित्य, दी मैं क्या करूं, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं तभी कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में उल्टा हो जाता है। पहले मुझे दीप्ति को छोड़ना पड़ा बाबा साहब के वचन को पूरा करने के लिए, और जिनके लिए ये सब किया आज वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है दी? सरिता, नहीं आदित्य, ऐसा नहीं कहते, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और जो होना था वो हो चुका है। तुमने काका साहब की इज्जत और इस घर को बचाकर जो फ़र्ज़ निभाया है उससे काका साहब की आत्मा को शांति मिलेगी। अब इस हवेली की जिम्मेदारी तुम पर है, और काका साहब भी तो यही चाहते थे कि इस घर की मान मर्यादा तुम वैसे ही संभाल कर रखो जैसे आज तक उन्होंने रखी थी। आदित्य, हाँ दी, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस हवेली की इज्जत मान मर्यादा को संभाल कर रखने की। सरिता मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, ये हुई ना बात, चलो अब चलकर कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आओ। आदित्य कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ दी, आप चलिए, और हाँ, नंदिनी को भी कुछ खिला दीजिएगा, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। सरिता, हाँ, मैं अभी भाभी सा के कमरे में ही जाने वाली थी, मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कह दिया था, मैं जाकर देखती हूँ। आदित्य, जी। सरिता सीधा आदित्य के कमरे में चली जाती है तो वहाँ नंदिनी साड़ी पहनकर घूंघट में बैठी होती है। सरिता कमरे में खाना लेकर आती है और कहती है, भाभी सा खाना खा लीजिए, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, और ये घूंघट आप उठा सकती हैं, यहाँ अब कोई नहीं है सिवाय मेरे, तो आप घूंघट उठा सकती हैं, वैसे भी आपको गर्मी लग रही होगी। तभी सरिता खुद ही आकर उसका घूंघट उठा देती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की नंदिनी होती ही नहीं है, वो तो कोई और ही होती है। सरिता को तो उस लड़की को देखकर मानो बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि सरिता ने शादी में नंदिनी को देखा था और वो ये लड़की बिल्कुल नहीं है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। सरिता नंदिनी का घूंघट उठाकर देखती है तो उस लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो लड़की उसकी तरफ आशंकित नज़रों से देखती है कि ये मुझे ऐसी क्यों देख रही है। तभी वो लड़की कहती है, क्या हुआ दीदी, कोई बात है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर सरिता होश में आती है और कहती है, कुछ नहीं भाभी साहब, आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है।
बाहर आकर वो सोचती है कि ये लड़की नंदिनी नहीं तो नंदिनी कहाँ है और ये लड़की कौन है जो आदित्य के साथ आई है। यही सोचते सोचते वो सीढ़ियों से उतर रही होती है कि एकदम से उसका पैर फिसलने को होता है कि तभी आदित्य उसे पकड़ लेता है। आदित्य, दी, आपका ध्यान कहाँ है? अभी सीढ़ियों से गिर जाती आप। सरता, सॉरी आदित्य, वो मैं कुछ सोच रही थी इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आदित्य, दी, संभाल के चलिए। ओके। सरता, हाँ। खाने की टेबल पर भी सरता का ध्यान उस लड़की में ही अटका हुआ था। वो बार बार यही सोच रही थी कि ये लड़की कौन है और अब आदित्य को इस बारे में कैसे बताया जाए। खाने के बाद सरता वापस आदित्य के कमरे में जाती है तो वो लड़की वहीं पलंग पर सिर झुकाकर बैठी होती है। सरता उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, भाभी साहब, आप ठीक है ना? वैसे हमने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वो हमें पता नहीं ना। लड़की, जी पवित्रा। सरता मन में सोचती, ओह, तो ये लड़की कोई पवित्रा है जिसे गलती से आदित्य नंदिनी समझकर ले आया है। इसका मतलब कल रात इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ होगा जब हमारी बस का हुआ और ये बेचारी गलती से यहाँ आ गई। इसके हाथों की मेहंदी देखकर तो लगता है कि इसकी भी नई नई शादी हुई है। सरता पवित्रा से पूछती है, अच्छा भाभी साहब, आपने हमारे भैया को देखा है? पवित्रा, जी नहीं। वो क्या है ना कि हमारा तो घूंघट था इसलिए हम उन्हें देख ही नहीं पाए। सरता मन में सोचती है, हे भगवान, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये यहाँ गलती से आ गई है और ना जाने इसका पति अब जिंदा है भी या नहीं। अब क्या करूँ? अगर इसे बता दिया कि ये जिसके साथ आई है वो उसका पति नहीं है तो ये जीते जी मर जाएगी। मुझे पहले आदित्य से बात करनी होगी। हाँ, ये सही है, मुझे पहले आदित्य से बात करनी चाहिए। सरता, ठीक है भाभी साहब, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। पवित्रा, जी दीदी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। सरता मुस्कुराकर, जी भाभी साहब, इतना कहकर वो वापस नीचे आ जाती है। वह आदित्य को ढूंढती है पर आदित्य नीचे हॉल में नहीं होता है। वो दीनू काका से पूछती है, काका, आपने आदित्य को देखा क्या? तो काका कहते हैं, बिटिया, वो अभी अभी ऊपर गए हैं अपने स्टडी रूम में। सरता, जी ठीक है। सरता ऊपर जाने को होती है तभी उसके बाबा सा यानी आदित्य के चाचा सा उसे वापस बुला लेते हैं। वीरेंद्र जी कहते हैं, बेटा अब घर चलो, रात भी बहुत हो गई है, कल आ जाना। सरता, पर बाबा साहब, मुझे आदित्य से कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अभी। वीरेंद्र जी, बेटा कल कर लेना, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है? चलो बेटा अभी चलते हैं, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। सरता चुपचाप वहाँ से अपने बाबा साहब के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने कमरे में जाता है तो पवित्रा उसे वहीं बैठी मिलती है। आदित्य भी वहाँ एक सोफे पर आकर बैठ जाता है। वो पवित्रा की ओर देखता रहता है। पवित्रा भी उसके आने से साड़ी का पल्लू सर पर रख लेती है। आदित्य पवित्रा से पूछता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे या सरता दीदी से कह सकती हैं। पवित्रा उसकी बातों में हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप बाकी लोगों की बातों पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। पवित्रा सर हिलाकर जी। थोड़ी देर बाद आदित्य वहाँ बेड पर से तकिया और चादर उठाकर जाने लगता है। फिर तुरंत ही पवित्रा की ओर मुड़ता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वह एक्चुअली मुझे थोड़ी स्टडी करनी है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ और मेरी आँख लग गई तो मैं वहीं सो जाऊँगा। आप आराम कीजिए और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप तीनों काका को बुला लीजिएगा, वो आ जाएंगे। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। पवित्रा तो चुपचाप बस देखती ही रह जाती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो अभी मेरे साथ एक कमरे में रहना नहीं चाहते। वो अपने आप से ही कहती है, पर कोई बात नहीं, वैसे भी उन्होंने हमारे लिए शादी मजबूरी में की है, हमें सहारा दिया है, तो हमें भी तो उन्हें समझना चाहिए ना। हम मानते हैं उन्हें वक्त लगेगा, पर हम बहुत जल्द अपने प्यार से उन्हें अपना बना लेंगे। यही सोचते सोचते थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। उधर आदित्य अपने स्टडी रूम में आकर बैठता है कि तभी दीप्ति का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन उठा लेता है। उधर से दीप्ति, कहाँ हो तुम आदित्य? 3 दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए और तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। पता है अब तक कितनी बार मैं तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ, ना तो तुम मेरा फ़ोन उठाते हो, ना ही खुद से कॉल की तुमने अब तक।
दीप्ति की आवाज़ सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोलता, अरे अरे बस बस, एक साथ इतनी सारी शिकायतें, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। अदालत में मुजरिम को भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए ना वकील साहब। दीप्ति मुस्कुरा देती है, ठीक है, हम मुजरिम को अपनी सफाई देने का मौका ज़रूर देंगे। कहिए आपको क्या कहना है। आदित्य, ये हुई ना बात। एक्चुअली दीप्ति, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, बस इसलिए ही तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। और अभी मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि तुम्हारा ही कॉल आ गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। दीप्ति, और उस दिन जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तब क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा फ़ोन। आदित्य कुछ सोचकर, हाँ वो मैं शायद वॉशरूम में था, जब आकर देखा तो तुम्हारा कॉल आया हुआ था, पर जब मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए। अब सॉरी बोला ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। दीप्ति बुरा सा मुंह बनाकर, बट दिस इज़ लास्ट टाइम, ओके। आदित्य, ओके बाबा, लास्ट टाइम है ये, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का। दीप्ति, ओके। आदित्य, वहाँ सब कैसे हैं? आई मीन तुम्हारे बाबा साहब और बाकी सब। बाबा साहब का नाम सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वो उससे झूठ बोल देता है कि यहाँ सब ठीक है, क्योंकि वो अभी दीप्ति को कुछ नहीं बताना चाहता था और ना ही वो खुद अभी इस हालत में था, इसलिए उसने कह दिया कि यहाँ सब ठीक है। दीप्ति भी इधर उधर की बातें कर कॉल रख देती है और एक प्यारी सी मुस्कान लेकर सो जाती है। आज 3 दिन बाद आदित्य से बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उधर आदित्य का भी दीप्ति से बात करके थोड़ा मन हल्का हो गया था, पर अभी भी वो इस चिंता में था कि दीप्ति को सच्चाई कैसे बताई जाए। वो दीप्ति के दूर जाने के ख्याल से ही सिहर उठता था, क्योंकि वो अब तक भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अब नंदिनी उसकी पत्नी है। पर फिर भी एक ना एक दिन तो उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। बस यही सोचकर वो रात भर वो जागता रहा। दिल्ली। उधर समीर अपने घर पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलती। अचानक से वो समीर को अपने सामने देखकर घबरा जाती हैं, वो भी इस हालत में, क्योंकि समीर के जगह जगह सर पर और हाथों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे। वो उसे अंदर लेकर आती हैं और कहती हैं, समीर बेटा, ये क्या हो गया और ये तुम्हें इतनी चोटें कैसी लगी, बताओ बेटा क्या हुआ। समीर आकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, कुछ नहीं माँ, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुभद्रा जी, पर तुम तो धनकपुर गए थे ना, तो फिर वापस किस लिए आ रहे थे। समीर की आंखों के आगे वो सारा मंजर घूम जाता है जब वो अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ आ रहा था और वो एक्सीडेंट जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। समीर मन ही मन सोचता है कि काश माँ कि मैं आपको बता सकता कि मैं यहाँ क्यों आ रहा था, तो आज आप अपनी बहू का स्वागत कर रही होती, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समीर अपनी माँ को अभी कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। वैसे भी वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी और समीर के पापा के गुजरने के बाद से सारी जिम्मेदारियां उन्होंने खुद ही निभाई थी और अब समीर के बारे में सुनकर उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, इसलिए समीर चुप रह गया। समीर, अम्मा, माँ, वो आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया, और आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सुभद्रा जी उसकी हालत देखकर, ये तू ठीक है, देख कितनी चोटें आई हैं तुझे। समीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और ड्रेसिंग मैं खुद कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इतना कहकर समीर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सुभद्रा जी उसे देखती रह जाती हैं, क्योंकि जब भी समीर बाहर से आता था तो वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर करता था, पर आज वो चुपचाप यूँ उठकर चला गया तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। पर अपने आप से उन्होंने उससे कुछ पूछा इसलिए नहीं था कि उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही बता देगा। समीर अपने कमरे में चुपचाप आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों के आगे बार बार वो सब कुछ घूम रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी पत्नी को देखा तो नहीं था, पर तब भी उससे थोड़ा लगाव हो गया था। आखिर उसने उसे शादी जो की थी, वो किसी को बताकर अपना दर्द बांटना चाहता था, पर कोई नहीं था जिससे वो कुछ कह सके। अब एक रवि ही था जिससे वो अपने मन की बात कर सकता था।
पर तब तक के लिए उसे अपना दर्द अपने सीने में ही छुपा कर रखना था। सूर्य की पहली किरण के साथ पवित्रा की आंख खुल चुकी थी। वो नहा धोकर मंदिर में आरती करती है और किचन की ओर जाने लगती है, जहाँ दीनू काका नाश्ता बना रहे थे। पवित्रा किचन में आकर कहती है, लाइए काका, आज नाश्ता हम बनाएंगे। काका चौंक कर, मालकिन आप क्यों? हम है ना, बताइए आपको क्या बनवाना है। हम बनाते हैं ना। पवित्रा मुस्कुराकर, नहीं काका, आज नाश्ता हम बनाएंगे। हम इस घर की बहू हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सबकी सेवा करें। अच्छा आप बताइए, सबको खाने में क्या क्या पसंद है? काका, छोटे मालिक तो अंग्रेजी नाश्ता करते हैं और अभी अभी देर में सरिता दीदी और वकील साहब भी आने वाले हैं। वकील साहब थोड़ा कम मिर्ची का खाते हैं और दीदी को सब पसंद है। पवित्रा सोचती है, ये अंग्रेजी नाश्ता करते हैं, उसमें क्या मज़ा आता होगा। वो कहती है, ऐसा कीजिए काका, आप आलू उबालिए और हम आटा गूंथते हैं। आज हम सबके लिए आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ बनाएंगे और साथ में सूजी का हलवा, ठीक है? काका, ठीक है मालकिन। पवित्रा, और ये आप हमें मालकिन मत कहिए, आप हमसे कितने बड़े हैं और हम तो आपकी बेटी की उम्र के हैं, तो इसलिए आप हमें पवित्रा ही बोलिए। काका, ये आप क्या कह रही हैं मालकिन, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? पवित्रा, अच्छा अगर आप हमारा नाम नहीं लेना चाहते हो तो हमें बेटी तो कह सकते हैं ना। काका, पर पवित्रा, पर वर कुछ नहीं, आज से आप हमें बिटिया कहेंगे। काका आंसू पोंछते हुए, ठीक है बिटिया। पवित्रा नाश्ता बनाने लगी। काका सोचने लगे कि कितने बड़े घर की बेटी है और फिर भी कितनी संस्कारी है, और उसे दुआएं देने लगे। थोड़ी देर बाद पवित्रा ने नाश्ता तैयार कर लिया। फिर वो काका से कहती है, काका उनका कमरा किधर है जहाँ वो अपनी पढ़ाई करते हैं? काका, अच्छा स्टडी रूम। पवित्रा सोचती हुई, हाँ वही। काका, बिटिया वो ऊपर जाकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ कोने वाला कमरा है। पवित्रा, जी। पवित्रा काका के बताए अनुसार उसी तरफ चली जाती है। वो स्टडी रूम में जाकर देखती है कि आदित्य अभी एक काउच पर सो रहा था। वो सोचती है कि ये ऐसे कैसे सो पा रहे हैं। वो आदित्य के पास जाती है तो देखती है कि आदित्य किसी बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रहा था। वो उसे प्यार से देखती रहती है और सोचती है, कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए। वो आदित्य के गाल पर प्यार से हाथ फेरती है। तभी आदित्य की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। आदित्य उसे अपने इतने करीब देखकर झट से बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ आपको, कुछ काम था क्या? पवित्रा हड़बड़ा जाती है। वो कहती है, जी कुछ नहीं, वो हम आपको जगाने के लिए आए थे। देखिए ना, सूरज कब का चढ़ चुका है। आदित्य, जी मैं तैयार होकर आता हूँ। पवित्रा, जी ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। आदित्य भी उठकर वॉशरूम चला जाता है। पवित्रा नीचे आकर वापस किचन में चली जाती है। तभी सरिता और वीरेंद्र जी आ जाते हैं। काका उन्हें सोफे पर बिठाते हैं। सरिता काका से पवित्रा के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि वह तो किचन में है। सरिता भी किचन में चली जाती है। पवित्रा उसे देखकर नमस्ते कहती है और उसके गले लगती है। सरिता को भी अच्छा लगता है। सरिता, भाभी साहब ये आज क्या बना रही हैं आप? पवित्रा, दीदी हम ना आज सभी के लिए नाश्ते में आलू पूरी और हलवा बना रहे हैं। सही है ना? वैसे भी हमारी आज पहली रसोई है तो सोचा कुछ मीठा बना लेते हैं। सरिता उदास होकर, जी भाभी साहब सब ठीक है। सरिता सोचती है कि काश ये अपनी असली ससुराल में होती तो वाकई में आज इनकी पहली रसोई होती। पर ये तो ये भी नहीं जानती कि ये जो सब यहाँ कर रही है उसका कोई मतलब नहीं। एक बार तो वो उसे रोकने वाली होती है, पर पवित्रा के चेहरे की मासूमियत देखकर वहीं रुक जाती है और सोचती है, कितनी प्यारी है ये। नहीं नहीं, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। मुझे इन्हें बताने से पहले आदित्य से ही बात करनी चाहिए। सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। पवित्रा और काका डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता रखवाते हैं। आदित्य भी तैयार होकर नीचे आ जाता है और चाचा सा के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है। पवित्रा भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वह सबको एक एक करके खाना परोसने लगती है। तभी आदित्य कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता। तो सरिता कहती है कि वो आदित्य, आज भाभी सा की पहली रसोई है इसलिए उन्होंने ये सब बनाया है, प्लीज़ खा लो। आदित्य पवित्रा की ओर देखता है और फिर चुपचाप खाने लगता है। तभी वीरेंद्र जी कहते हैं, वाह बहू, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो और ये हलवा तो वाकई स्वादिष्ट बना है। सरिता, सच भाभी सा, खाना बहुत अच्छा बना है। आदित्य भी जब पहला निवाला खाता है तो उसे भी खाना बहुत टेस्टी लगता है
और हलवा तो वो खाता ही रह जाता है। वो भी मन ही मन उसकी तारीफ करता है। सबके खाना खाने के बाद बीरेन जी चाचा सा पवित्रा को नेक देते हैं और कहते हैं, बहू खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए ये तुम्हारा नेक। पवित्रा नेक ले लेती है और उनके पैर छू लेती है। वे भी उसे आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर बाद सरिता आदित्य से कहती है कि आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य, हाँ दी बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? जैसे ही सरिता बोलने को होती है, उसके मंगेतर हरीश का फ़ोन आ जाता है। वो कॉल पिकअप करती है तो उधर से आवाज़ आती है कि वो जल्दी से कॉलेज आ जाए, वो उसका वेट कर रहा है। एक्चुअली सरिता कॉलेज में लेक्चरर थी और हरीश भी उसी कॉलेज में पढ़ाता था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने आपस में शादी का फैसला कर लिया। वीरेन जी को भी हरीश खूब पसंद था, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी थी और आदित्य भी हरीश को बहुत मानता था। सरिता, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हरीश, ओके। सरिता आदित्य को कहती है कि वो शाम को आकर उससे बात करेगी, तो आदित्य भी उससे कहता है कि वो बेफिक्र होकर आ जाए, वो शाम को बात कर लेंगे। और सरिता वहाँ से चली जाती है। दिल्ली। समीर सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो रहा था कि तभी सुमित्रा जी की आवाज़ आती है, समीर ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा, जल्दी आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। समीर 5 मिनट बाद टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसकी माँ उसे फॉर्मल कपड़ों में देखकर कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? समीर टोस्ट खाते हुए, और कहाँ माँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुभद्रा जी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्या हॉस्पिटल जा रहे हो, पर क्यों? बेटा अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तुम सिर्फ घर पर आराम करोगे। समीर, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रही बात इन घावों की तो उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, और तब तक के लिए मैं घर पर नहीं रह सकता। सुभद्रा जी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो समीर? अभी बेटा तुम्हें आराम की ज़रूरत है। समीर, माँ मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, अगर हॉस्पिटल जाऊँगा सबसे मिलूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ माँ मुझे जाने दो प्लीज़। सुभद्रा जी हताश होकर, ठीक है, पर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा और टाइम से घर आएगा, मंजूर है? समीर, हाँ माँ बिल्कुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कोई प्रॉब्लम हो, ओके? सुभद्रा जी, ठीक है। नाश्ता करने के बाद समीर हॉस्पिटल चला जाता है। जयपुर। उधर सरिता फटाफट से कॉलेज पहुंचती है तो हरीश उसे मेन गेट पर ही मिल जाता है। वो हरीश से उसे बुलाने का कारण पूछती है तो हरीश कहता है, पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। सरिता बोलने वाली होती है, उससे पहले ही हरीश उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है और उसे पास के ही रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ हरीश ने पहले से ही सारा अरेंजमेंट कर रखा होता है। हरीश सरिता को टेबल के पास लेकर आता है जहाँ केक रखा हुआ था। वो उसे विश करके गाना गाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। सरिता ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर मुस्कुराकर हरीश के गले लग जाती है। हरीश उससे केक कट करवाता है। सरिता सबसे पहले हरीश को केक खिलाती है, पर हरीश उसके हाथ से केक लेकर सबसे पहले उसे ही खिला देता है। हरीश कहता है, मुझे पता था कि तुम भूल जाओगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? सरिता, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच हरीश। हरीश, यार कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बर्थडे ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? वैसे घर में तुम्हें अब तक किसी ने विश नहीं किया क्या? इसलिए पूछ रहा था, क्योंकि आदित्य तो तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूलता ना। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हरीश को आदित्य के साथ हुए एक्सीडेंट और बाबा साहब की मौत के सब के बारे में बता देती है। हरीश आंखें फाड़े उसे देखता रह जाता है। हरीश, ओ माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? सरिता आंसू पोंछती हुई कहती है, हम खुद अब तक संभाल नहीं पाए हैं हरीश कि आखिर ये क्या हो गया। अचानक से सबकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया? हरीश उसका हाथ पकड़कर, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा और आदित्य का ध्यान रखो, मैं जल्द ही उससे मिलने भी आऊँगा। सरिता, कैसे टेंशन ना लूँ हरीश, जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। सरिता हरीश को सारी बात बता देती है, किस तरह से नंदिनी की जगह कोई और लड़की आ गई है जिसे आदित्य नंदिनी समझ कर ले आया है, और तो और उस लड़की को भी कुछ नहीं पता, वो तो आदित्य को ही अपना पति समझती है।
हरीश उसकी तकलीफ को समझ रहा होता है, पर वो सरिता को समझाता है कि उसे पहले आदित्य से बात करनी चाहिए। सरिता भी उसकी हाँ में हाँ सर हिला देती है, फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है। सरिता, हरीश अब मैं चलती हूँ। ओके हरीश रुको, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हरीश सरिता को घर छोड़कर वापस कॉलेज चला जाता है। सरिता भी घर के लिए चली जाती है। शाम को आदित्य अपने कमरे में बैठे कोई बुक पढ़ रहा था कि पवित्रा ढेर सारे कपड़े लेकर अंदर आ गई। वो उन्हें बेड पर रखकर उनकी तह ठीक कर रही थी। तभी आदित्य उसे ये सब करते हुए देखकर कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? किसी नौकर को कह दिया होता, वो कर देता। पवित्रा, नहीं नहीं, इतना सा काम करने के लिए भी अब हम नौकरों को बुलाएं? ये तो अपने काम है और अपने काम करने में कैसी शर्म। और वैसे भी हमें अपना काम खुद करना पसंद है। आदित्य, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आदित्य को एक फाइल नहीं मिल रही होती है तो वो देखता है कि वो सोफे पर पड़ी है। वो पवित्रा को बोलता है, नंदिनी जरा वो ब्लू कलर वाली फाइल देना, सोफे पर पड़ी है। पर पवित्रा तो कुछ सुनती ही नहीं। आदित्य फिर से कहता है, नंदिनी वो फाइल देना। पर पवित्रा अब भी अपने ही कामों में लगी रहती। तो आदित्य खुद ही उठकर वो फाइल उठा लाता है और पवित्रा के पास आकर कहता है, क्या बात है, कितनी देर से हम आपको बुला रहे हैं पर आप सुन ही नहीं रही हैं। पवित्रा, मुझे हमें लगा आप किसी और को बुला रहे थे, माफ़ कर दीजिए। आदित्य, इट्स ओके। पवित्रा सोचती है कि इन्होंने मुझे कब बुलाया, ये तो किसी नंदिनी का नाम ले रहे थे, मुझे लगा किसी नौकर को बुला रहे होंगे। पवित्रा असमंजस में आ जाती है, ये नंदिनी कौन है और मुझे क्यों उसके नाम से बुला रहे थे। पवित्रा पूछने ही वाली होती है पर फिर रुक जाती है। वो सोचती है कि इस बारे में वो सरिता दीदी से पूछेगी और वहाँ से चली जाती है। दिल्ली। रात समीर अपने कमरे में बैठा एकटक दीवार को देखे जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल उठाते ही उधर से रवि बोला, समीर तू ठीक है ना? और तेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन प्रधान जी के पास आया था जब पता चला। तू ठीक है ना यार? समीर, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुझे कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? रवि, वो प्रधान जी की गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई है, तो उस सिलसिले में उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि एक लड़का और एक लड़की उस गाड़ी में थी, जिसमें उस लड़की की मौत। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। मुझे पता है समीर, इस वक्त तेरे ऊपर क्या बीत रही है, पर तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। समीर, हाँ। रवि, तूने आंटी को इस बारे में बताया? समीर, नहीं, मैं अपने साथ साथ उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता। तुझे तो पता है ना माँ की तबीयत कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है। रवि, हाँ, ऐसा कर, तू यहाँ पर मेरे पास ही आ जा, धनकपुर। यहाँ सब दोस्तों के साथ रहेगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा। समीर, किस मुंह से आऊँ वहाँ यार, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लेकर पूरे गांव वालों के सामने उसका साथ देने का वादा किया था, आज उसी की मौत की खबर लेकर मैं कैसे गांव वापस आ जाऊं? नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? रवि, देख यार, जो होना था वो हो चुका है, वो हमारे हाथ में नहीं था। प्लीज़ यार, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। पास्ट में जीकर कुछ हासिल नहीं होगा तुझे, और तू मेरे पास आ जा। कुछ दिनों के बाद तो हमें फिर दिल्ली वापस आना ही है, ठीक है? और वैसे भी प्रधान जी भी तुझसे मिलना चाहते हैं, तो तू ऐसा कर, कल ही ट्रेन से आ जा। समीर, ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। रवि, ओके, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट। समीर, गुड नाइट। समीर को आज रवि से बात करके कुछ अच्छा लगा था, पर वो गांव में सबका सामना कैसे करेगा, बस यही सोच सोचकर वो परेशान हो रहा था। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब वहाँ जाएगा ज़रूर। यही सोचकर वो बेड पर लेट गया। जयपुर। आदित्य दीप्ति के ख्यालों में बैठा बैठा कमरे की लाइट ऑन ऑफ करे जा रहा था। तभी सरिता का कॉल आ जाता है। उसने आज आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वीरेंद्र जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आदित्य ने भी सरिता को उनका ध्यान रखने के लिए कहकर फ़ोन रख दिया। पवित्रा कमरे में आती है तो वो देखती है कि आदित्य सर पकड़कर बैठा होता है। वो उससे कहती है, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आदित्य हड़बड़ाकर, हाँ वो सर में थोड़ा दर्द था। पवित्रा, लाइए हम आपको बाम लगा देते हैं। आदित्य, नहीं कोई बात नहीं, मैं पेन किलर ले लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। आदित्य फिर से सर टिकाकर सोफे पर लेट जाता है। पवित्रा कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद आती है तो अपने हाथ में कटोरी में तेल गरम करके लाती है। वह आदित्य के पीछे खड़ी होकर उसके माथे पर हल्के हल्के हाथ से मालिश करने लगती है।
आदित्य को इससे थोड़ा आराम मिलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे सोफे पर ही नींद आ गई। पवित्रा ने उसे बेड पर लेट जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, तो पवित्रा ने उससे कहा कि वह सोफे पर सो जाएगी। आदित्य काफ़ी विनती करने के बाद चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया और पवित्रा सोफे पर लेट गई। वो उसे चुपचाप निहारती जा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, पर फिर अचानक ही उसे आज दिन में उस नंदिनी शब्द के बारे में याद आने लगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो कल सरिता दीदी से इस बारे में बात करेगी। यही सोचते सोचते वो भी सो गई। दिल्ली। सुबह सुबह समीर अपना बैग पैक कर रहा था। वो वापस धनकपुर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सुभद्रा जी उसके कमरे में आ जाती हैं और उससे ये सब करते देखकर पूछती हैं, समीर बेटा, ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? समीर उन्हें देखकर थोड़ा सकपका जाता है। माँ, वो मैं धनकपुर जा रहा हूँ। वहाँ अभी बहुत काम है और मेरी ज़रूरत भी है। कल रवि का फ़ोन आया था। सुभद्रा जी, तो तुमने उसे अपनी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया क्या? समीर, माँ बताया है, पर मेरी वहाँ ज़रूरत है, इसीलिए ही जा रहा हूँ। और वहाँ सब है मेरा ध्यान रखने के लिए, और हमारा रहने का इंतज़ाम भी प्रधान जी के घर पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुभद्रा जी, पर बेटा। समीर, माँ प्लीज़ मना मत कीजिए। सुभद्रा जी चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती हैं। समीर उन्हें देखता रहता है, फिर उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और पीछे से पकड़कर अपना सर उनके कंधे पर रख लेता है। समीर, माँ प्लीज़ आप ऐसे नाराज मत हो, वरना मैं नहीं जा पाऊँगा। सुभद्रा जी उसके सर पे हाथ रख फेर कर कहती हैं, बेटा अब तुम ही हो मेरे पास, और है ही क्या मेरी ज़िंदगी में जिसके लिए जीऊँ? बस इसीलिए तुम्हारी चिंता होती है, पर तुम हो कि। समीर उनका हाथ थाम कर, माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, ओके? और रवि भी तो है ना वहाँ, उसके होते हुए आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत? और अगर मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं जाता, सच में। सुभद्रा जी, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और मुझे दिन में एक बार ज़रूर फ़ोन करना। समीर उनके गाल खींचते हुए, पक्का माँ, प्रॉमिस, ओके। अब मैं जाऊँ? सुभद्रा जी, ठीक है जाओ, और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। समीर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और चला जाता है। सुभद्रा जी भी उसे आशीर्वाद देती हैं। समीर को पीछे से जाते हुए देखकर वो सोचती हैं, हे भगवान, इसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे जीना सिखा दे, और ये यूं बंजारों की तरह इधर उधर ना भटक कर घर में टिकना सीखे। वो मुस्कुरा कर वापस अंदर आ जाती हैं। जयपुर। आदित्य सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि इतने में सरिता वहाँ आ जाती है। पवित्रा उसे भी बैठकर नाश्ता करने के लिए कहती है, पर वो कहती है, भाभी साहब हम घर से ही नाश्ता करके आए हैं, आप सिर्फ हमें एक कप चाय दे दीजिए, फिर हम कॉलेज के लिए निकलेंगे। पवित्रा उसे चाय दे देती है और किचन की तरफ चली जाती है। सरिता उसे किचन की तरफ जाते देखकर आदित्य को कहती है, आदित्य हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य, हाँ दी बोलिए ना, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। सरिता, यहाँ नहीं, तुम हमें कॉलेज के बाहर वाले कैफ़े में मिलो। शाम को कॉलेज ओवर होने के बाद मैं और हरीश तुम्हारा वहीं इंतज़ार करेंगे, ठीक है? आदित्य, ओके दी, मैं पहुँच जाऊँगा। सरिता अपनी चाय ख़त्म कर चुकी थी। वो कहती है, ठीक है अब हम चलते हैं। तभी पवित्रा आ जाती है। पवित्रा, दीदी आप कहाँ चल दिए? सरिता, वो भाभी साहब हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर हमारा ही है। पवित्रा, आप कॉलेज? सरिता उसके मन की दशा जान जाती है। भाभी साहब हम कॉलेज पढ़ने नहीं, पढ़ाने जाते हैं, हम प्रोफेसर हैं। पवित्रा, अच्छा अच्छा, वो जो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं वो? सरिता, हाँ भाभी वही। आदित्य उसके ऐसे सवाल पूछने पर थोड़ा शौक सा हो जाता है। वो सोचता है ये ऐसे क्यों पूछ रही है, ये तो ऐसे पूछ रही है जैसे इन्होंने कभी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा, जबकि बाबा साहब बता रहे थे कि नंदिनी ने MBA किया है। वो ये सोच ही रहा होता है कि सरिता उसे टाइम से पहुंचने के लिए कहकर चली जाती है। पवित्रा उसे बाहर तक छोड़ने आती है। पवित्रा कुछ सोचकर सरिता से कहती है, दीदी हम आपसे एक बात पूछें? सरिता, हाँ पूछिए भाभी साहब। पवित्रा, ये नंदिनी कौन है? सरिता नंदिनी का नाम सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्यों, क्या हुआ भाभी साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? पवित्रा, नहीं, वो कल इन्होंने हमें नंदिनी कहकर पुकारा था, इसलिए। हमारा नाम तो पवित्रा है, फिर इन्होंने हमें नंदिनी क्यों कहा? सरिता, नहीं भाभी साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो आदित्य ने किसी नौकर को बुलाया होगा, शायद
आपको गलतफहमी हो गई है। पवित्रा, हाँ हो सकता है, हम भी ना कितने बुद्धू हैं, हमने तो खुद उन्हें अपना नाम बताया था, तो वो हमारा नाम कैसे भूल सकते हैं, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। सरता, क्या आपने अपना नाम बताया था? कब? पवित्रा, वो जब हम वहाँ से चले थे। सरता सोचते हुए, हो सकता है इन्होंने अपने पति को अपना नाम बताया होगा, क्योंकि अगर आदित्य को बताया होता तो वो सब कुछ जान चुका होता, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पवित्रा को बाय बोलकर वो चली जाती है। पवित्रा भी अंदर आकर किचन में चली जाती है। आदित्य कुछ फाइल लेकर अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ भी कमरे में उसके मन में यही सवाल घूम रहे थे कि नंदिनी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। 1 घंटे बाद पवित्रा सारा काम निपटाकर कमरे में आती है तो आदित्य अपनी फाइल्स में उलझा हुआ होता है। पवित्रा अलमारी में कपड़े रख रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, पर आदित्य झट से उठकर उसे संभाल लेता है। पवित्रा आदित्य के चेहरे को देखती रहती है, तभी वो उसे खड़ा कर देता है और बेड पर बैठकर वापस अपने काम में लग जाता है। पवित्रा भी अपने काम करने लगती है। तभी आदित्य को सुबह वाली बात याद आती है और वह पवित्रा को टेबल पर से फाइल उठाने को कहता है। सुनिए, जरा वो फाइल दे दीजिए जो टेबल पर रखी है। पवित्रा उसकी तरफ देखकर, जी कौन सी वाली? आदित्य, वो जिस पर मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा है। पवित्रा, जी। पवित्रा टेबल के पास जाकर कहती है, तो वहाँ बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने जो फाइल मांगी वो कौन सी है। पवित्रा फिर से पूछती है, जी कौन से रंग वाली? आदित्य, वो ब्लैक कलर वाली। पवित्रा कुछ सोचते हुए, ब्लैक कलर वाली। वो ऊपर से एक फाइल उठाकर उसे दे देती है, पर वो फाइल तो ब्लू कलर की होती है और ना ही उस पर मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। आदित्य को थोड़ा शक होता है तो वो पता लगाने के लिए उसे प्यार से अपने पास बिठाता है। पवित्रा उसकी ओर देखकर चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है। आदित्य उससे एक फाइल उठाकर पूछता है, एक बात बताइए, ये कौन सा रंग है? पवित्रा झट से बोलती है, जी नीला। आदित्य, पर हमने तो आपसे काले रंग की फाइल मांगी थी ना, तो आपने हमें नीली क्यों दी? पवित्रा, पर आपने काली फाइल कहाँ मांगी, आपने तो कोई ब्लैक फाइल मांगी थी ना। आदित्य का शक पवित्रा पर बढ़ जाता है। वो सोचता है कि इसे हिंदी में समझ आता है पर इंग्लिश में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर से पूछता है, अच्छा आपको अपना नाम लिखना आता है? हाँ, वो हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य, लिख कर बताओ। वो उसे एक नोट पैड दे देता है। पवित्रा उस पर अपना नाम लिख देती है, पवितारा। आदित्य उसका नाम देखकर चौंक जाता है, पर उस नाम की स्पेलिंग देखकर उसे हंसी आ जाती है। वो उस स्पेलिंग को ठीक करते हुए कहता, पवितारा नहीं, पवित्रा। फिर वो उसे चुपचाप देखता रहता है। तो पवित्रा डरकर पूछती है, जी क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर वो होश में आता है। आदित्य आगे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम पता है? पवित्रा नाम में सर हिलाकर, जी नहीं। आदित्य, क्यों? पवित्रा, आपने कभी बताया ही नहीं। आदित्य, तुमने पूछा क्यों नहीं? पवित्रा, हमें पूछ कर क्या करना, हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। आदित्य, अच्छा, तुमने मुझे मंडप में देखा था? पवित्रा उसकी ओर देखकर, यह आप क्या कह रहे हैं, हम आपको कैसे देखते, हम तो घूंघट में थे ना। आदित्य मुस्कुराकर, तो घूंघट उठाकर देख लेती। पवित्रा उसकी ओर देखती रह जाती है। वो मन ही मन में मुस्कुराकर सोचती है, इन्हें तो मजाक भी करना आता है, हमें तो पता ही नहीं था। आदित्य, बोलो। पवित्रा शर्माकर, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के सामने हम आपको घूंघट उठाकर कैसे देख सकते थे? आदित्य, अच्छा तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ? पवित्रा, ज़्यादा तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि आप एक डॉक्टर हैं। अब आदित्य को पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसकी पत्नी नहीं है। वो सोचता है कि यानी इसकी शादी किसी डॉक्टर से हुई है। आदित्य उससे कहता है, पर मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वकील हूँ। पवित्रा, वकील? आदित्य, हाँ वकील, कोर्ट कचहरी वाला वकील। पवित्रा हाँ में सिर हिलाकर, अच्छा, शायद हमसे ही सुनने में कोई भूल हो गई होगी। आदित्य, अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? पवित्रा, आपको नहीं पता क्या, आप तो वहाँ वो मुफ्त शिविर लगाने आए थे ना। आदित्य, हाँ वो मैं भी भूल गया, दोबारा बताना जरा। पवित्रा खुश होते हुए, धनकपुर, लिख कर दिखाएं? आदित्य उसकी तरफ मुस्कुरा, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पवित्रा, जी। आदित्य उससे एक गिलास पानी लाने को कहकर वहाँ से भेज देता है और सोचने लगता है, यानी ये मेरी पत्नी नहीं है और शायद सरिता दी भी मुझसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कैफ़े में बुलाया होगा। और उस दिन वो इंस्पेक्टर भी बता रहा था कि वो हमारी गाड़ी के साथ साथ एक और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था,
इसका मतलब हम किसी और की पत्नी को साथ में ले आए हैं। वो हैरान हो गया। और नंदिनी, वो कहाँ है? और पवित्रा का पति? ओ माय गॉड! उसका सर अब दर्द से फटा जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। आदित्य शाम को सरिता से मिलना कैफे चला जाता है। वहाँ सरिता और हरीश पहले से ही बैठे हुए थे। आदित्य सरिता को देखते ही उसके पास चला जाता है और वहाँ रखी चेयर पर बैठ जाता है। सरिता उससे कुछ कहे उससे पहले ही आदित्य सरिता से कह देता है, दी, वो नंदिनी नहीं है, वो तो कोई पवित्रा है जिसे मैं नंदिनी समझकर अपने साथ ले आया हूँ। सरिता और हरीश दोनों ही उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं कि आदित्य को ये सब कैसे पता चला, जबकि उन्होंने तो उसे अब तक कुछ बताया ही नहीं है। सरिता हैरानी से, आदित्य, तुम्हें यह सब कैसे पता चला कि वो लड़की तुम्हारी पत्नी नहीं है? आदित्य उसे आज की सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसे शक हो गया था और फिर पवित्रा से सब कुछ पूछने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि वो उसकी पत्नी नहीं है। आदित्य, दी, आई थिंक हमें पवित्रा को सब कुछ बता देना चाहिए कि मैं उसका पति नहीं हूँ, क्योंकि उसे तो अब तक कुछ भी नहीं पता और वो मुझे ही अपना पति मानती है। सरिता, और तुम्हें क्या लगता है आदित्य, ये सब जानने के बाद वो इस घर में एक मिनट भी रुकेगी? नहीं आदित्य, एक शादीशुदा लड़की कभी किसी पराये मर्द के साथ नहीं रह सकती। हरीश, सरिता ठीक कह रही है आदित्य, तुम्हें ही अब उसे उसकी सही जगह पहुंचाना होगा, उसके पति के पास। सरिता, पर इस बात की क्या गारंटी है कि पवित्रा का पति जिंदा होगा? या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से पवित्रा को आदित्य नंदिनी समझकर ले आया है, उसी तरह से पवित्रा का पति भी नंदिनी को पवित्रा समझकर ले गया हो। आदित्य, एक काम कर सकते हैं, उस दिन जिस इंस्पेक्टर ने वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की थी उसे जरूर पता होगा कि नंदिनी और पवित्रा का पति दोनों जिंदा हैं या नहीं। सरिता, हाँ आदित्य, ये सही रहेगा। तुम उस पुलिस इंस्पेक्टर से पता करो, शायद कुछ पता चल जाए, पर तब तक के लिए हमें पवित्रा से सब छुपाना होगा। वो भोली भाली सी लड़की है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आदित्य, ठीक है दी, जब तक पवित्रा के पति और नंदिनी के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता हम पवित्रा से कुछ नहीं कहेंगे। सरिता और हरीश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आदित्य थोड़ी देर बाद घर आ जाता है। वो रात को भी अपने कमरे में बैठा हुआ इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहता है और थोड़ी देर बाद उठकर हमेशा की तरह स्टडी रूम में चला जाता है। धनकपुर। समीर धनकपुर स्टेशन पर उतर गया था कि सामने उसे रवि खड़ा नजर आ गया। वो उसी का ही इंतजार कर रहा था। समीर उसे देखते ही भागकर उसके गले लग गया। रवि, कैसा है तू? समीर रूंधे गले से, मैं ठीक हूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी यार। रवि, पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी जब उस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो। खैर, अब जो होना था वो हो चुका यार, जाने वालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, पर अब सब कुछ भूल कर तुझे ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा। समीर, हाँ। रवि उसका बैग ले लेता है और दोनों प्रधान जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी प्रधान जी के घर के बाहर रुकती है। दोनों अंदर आकर प्रधान जी को नमस्कार करते हैं। प्रधान जी भी खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर बाबू, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र में थक गए होंगे। दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। शाम को खाने की टेबल पर बैठे हुए प्रधान जी कहते हैं, डॉक्टर बाबू, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर होने को कौन टाल सकता है। आपने तो उसका भला ही करने की सोची थी, पर शायद वो आपकी किस्मत में नहीं थी। मेरा तो यही कहना है कि जो हुआ उसे भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे का सोचिए। समीर जी। सभी खाना खाकर उठने को होते हैं, तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। प्रधान जी के साथ समीर और रवि भी बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि नंद किशोर बाहर खड़ा चिल्ला रहा था और प्रधान जी के नौकर उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कहाँ है तू डॉक्टर, बाहर निकल, मेरी भांजी को मार डाला तूने और अब वापस इस गांव में आ गया, बाहर निकल। प्रधान जी, क्या हुआ नंद किशोर, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? नंद किशोर, प्रधान जी, आपके कहने पर मैंने इस डॉक्टर से पवित्रा का ब्याह किया था, सिर्फ आपके कहने पर इसने तो एक दिन भी ब्याह नहीं चलाया और मेरी भांजी को मार डाला। समीर, देखिए, मैंने उन्हें नहीं मारा, वो एक्सीडेंट। नंद किशोर बीच में ही बोल पड़ता है, झूठ बोलता है तूने मारा है मेरी भांजी को। अरे, तेरे से ब्याह करने से अच्छा तो मैं उसे उस बूढ़े जिम्मेदार के साथ ही उसके घर भेज देता, कम से कम वहाँ तो वो अपनी ज़िंदगी तो जी रही होती। प्रधान जी, बस करो नंद किशोर, किस भांजी की बात कर रहे हो तुम? पूरा गांव जानता है कि तुमने आज तक पवित्रा के साथ क्या क्या सलूक किए हैं, एक दिन भी उसे चैन से जीने नहीं दिया, और अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो उस एक
बूढ़े के साथ ब्याहने चले थे, सिर्फ अपने सर पे पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। वो तो भला हो डॉक्टर बाबू का, जिन्होंने उसका हाथ थाम लिया, वरना तुम तो उसे नरक में धकेलने वाले थे। नंदकिशोर, पर हुआ क्या, मेरी भांजी तो चल बसी ना, और ये डॉक्टर तो अच्छा खासा यहाँ खड़ा है। प्रधान जी, देखो नंदकिशोर, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बाबू को अपनी पत्नी के खोने का गम नहीं है, उन्होंने भी अपनी पत्नी को खोया है। समीर हाथ जोड़कर, देखिए, मैं आपकी भांजी को तो वापस नहीं ला सकता, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नंदकिशोर वहाँ से मुंह बिचका चला जाता है। प्रधान जी, आप ये नंदकिशोर की बातों का बुरा मत मानिए। डॉक्टर बाबू, इसकी तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की। आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। रवि उसे लेकर कमरे में चला जाता है। रवि, सॉरी यार, लगता है तुझे यहाँ बुला करके ही गलती की थी मैंने। समीर, इट्स ओके यार, मुझे पता था कि ये सब तो होना ही था, और वैसे भी मैं यहाँ खुद आना चाहता था और सबका सामना करना चाहता था। रवि उसके कंधे पर हाथ रखकर, देख यार, अब सब कुछ भूल जा और लाइफ में आगे बढ़। समीर, हाँ। दोनों बेड पर आकर लेट जाते हैं। रवि थोड़ी देर बाद सो जाता है, पर समीर की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। उसे बार बार नंदकिशोर की बातें याद आ रही थी। वो हमेशा से ही शादी जैसे रिश्तों को बहुत मानता था कि ये दो दिलों का मेल है, और पवित्रा से शादी करने के बाद उसने उसे दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। पर अब ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, यही सोचकर वो चुपचाप सो गया। जयपुर। सुबह आदित्य बाहर गार्डन में बैठा इंस्पेक्टर को फ़ोन मिला रहा। उसने उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन की थी। उधर से आवाज़ आई, हेलो इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। आदित्य, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आदित्य सिंह राणा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, बोलिए सर, क्या हुक्म है। आदित्य, सर मुझे उस दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, हाँ बोलिए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आदित्य, एक्चुअली आपने बताया था ना कि उस दिन मेरी गाड़ी के साथ साथ एक और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन उस गाड़ी में कौन कौन था। इंस्पेक्टर, हाँ सर, उस समय आपकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी भी थी जो उस ट्रक से टकराई थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की भी थे। आदित्य हैरानी से, क्या वो जिंदा है। इंस्पेक्टर, हाँ सर, वो लड़का तो बच गया, पर उसकी बीवी, सर वो मर चुकी थी, और उसने उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। आदित्य, क्या वो भी किसी दुल्हन के जोड़े में थी। इंस्पेक्टर, हाँ सर, देखने से तो ऐसा ही लगा था कि उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, बट सर जब हमने उसे देखा तब तक वो मर चुकी थी। आदित्य, क्या आप मुझे उस लड़के की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इंस्पेक्टर, सर हमें ज़्यादा तो नहीं पता, पर उस लड़के का नाम डॉक्टर समीर है। वो पेशे से एक डॉक्टर है, और उस दिन वो दिल्ली जा रहा था अपने घर। बस इतना ही बताया उसने। अपनी पत्नी की मौत से वो काफ़ी परेशान था, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद हमने उसे गाड़ी करवा कर उसके घर भेज दिया। आदित्य, और कोई इन्फॉर्मेशन। इंस्पेक्टर, नो सर। आदित्य, ओके। इंस्पेक्टर, ओके सर। आदित्य फ़ोन रख देता है। डॉक्टर समीर, पवित्रा ने भी तो यही बताया था कि उसकी शादी किसी डॉक्टर से हुई है, पर उसकी पत्नी तो, ओ माय गॉड, इसका मतलब नंदिनी। उसके होश आवास गायब हो जाते हैं। यानी हम पवित्रा को नंदिनी समझकर अपने साथ ले आए, और नंदिनी को पवित्रा के पति ने अपनी पत्नी समझकर। नंदिनी की मौत हो गई। उसे सर में चक्कर आने लगते हैं। वो चेयर पर ही सर टिकाकर बैठ जाता है। ऊपर कमरे में आदित्य का फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। तभी पवित्रा कमरे में आकर फ़ोन देखती है तो आदित्य का फ़ोन बज रहा था। वो फ़ोन उठाकर नीचे आदित्य को देने आ जाती है। पवित्रा, सुनिए आपका फ़ोन। आदित्य को पवित्रा की आवाज़ सुनकर होश आता है। वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है, जी आपका फ़ोन बज रहा है। आदित्य उससे फ़ोन ले लेता है, पर दीप्ति का कॉल देखकर वो हैरान हो जाता है। वो पवित्रा की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही होती है। आदित्य कहता है, हाँ पवित्रा, एक गिलास पानी मिलेगा। पवित्रा मुस्कुराकर, जी अभी लाई। उसके जाने के बाद वो कॉल रिसीव करता है। दीप्ति, कहाँ हो तुम आदित्य, मैं कल से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, और अब बेल पर बेल बज रही है, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, क्या बात है, तुम मुझे वहाँ जाकर भूल गए हो क्या। आदित्य, कैसी बातें कर रही हो दीप्ति, मैं सांस लेना भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। दीप्ति, तो फिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आदित्य, वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कल फ़ोन नहीं उठा पाया, और अब गार्डन में बैठा था और फ़ोन ऊपर कमरे में था इसलिए। दीप्ति, अपना ख्याल रखा करो आदित्य, इतनी लापरवाही क्यों करते हो तुम। आदित्य,
तुम नहीं हो ना इसलिए। दीप्ति, तुम मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लो ना। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं लखनऊ आ गई हूँ पापा के पास, और अब तुम भी आ जाओ अपने बाबा साहब को लेकर। आदित्य के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, और अब तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। वो कहता है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा दीप्ति, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। दीप्ति, मुझे भी, आई मिस यू सो मच। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। ओके आदित्य, ओके बाय। आदित्य फ़ोन रखता ही है, इतने में पवित्रा आ जाती है पानी लेकर। जी पानी। आदित्य, थैंक्स। पवित्रा, जी क्या? आदित्य, थैंक्स मतलब शुक्रिया। पवित्रा, ओ अच्छा। पवित्रा चुपचाप अपनी ही धुन में बैठ जाती है। आदित्य उसे खोया हुआ देखकर, क्या सोच रही हो? पवित्रा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि काश हम भी पढ़े लिखे होते तो हम भी आपकी भाषा में आपसे बात कर सकते। आदित्य, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? पवित्रा, हाँ, हम भी और बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं। कुछ जमात क्लास तक तो हम पढ़े थे, पर फिर माँ बाबा की एक दुर्घटना में मौत हो गई और हमारे मामा मामी हमें अपने साथ गांव ले आए। फिर कुछ साल बाद मामी भी चल बसी। मामा सा ने हमें कभी आगे पढ़ने नहीं दिया। आदित्य को उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा कि बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और अब अपने पति से बिछड़ गई। आदित्य, पढ़ना चाहोगी? पवित्रा, हाँ क्यों नहीं, पर अब हम क्या छोटे बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे? आदित्य हंसकर, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। पवित्रा भी मुस्कुराकर, जी ठीक है। थोड़ी देर बाद पवित्रा वहाँ से चली जाती है। आदित्य कुछ सोचकर सरिता को फ़ोन करता है। हेलो दी। सरिता, हाँ आदित्य बोलो। आदित्य, दी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सरिता, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने कुछ बताया क्या? आदित्य, हाँ दी, मैं आपको मिलकर बताऊँगा, कहीं यहाँ पवित्रा ना सुन ले। ओके। सरिता, ओके, तुम ऐसा करो, हम तुम्हें शाम को कैफ़े में मिलते हैं। आदित्य, ठीक है दी। सरिता, बाय। आदित्य शाम को सरिता से मिलने कैफ़े चला जाता है। वहाँ हरीश भी सरिता के साथ ही बैठा होता है। हरीश, आओ आदित्य। आदित्य, हाय। सरिता, आदित्य कुछ पता चला पवित्रा के पति के बारे में? आदित्य, उसकी इंस्पेक्टर से हुई सारी बात बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि नंदिनी की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई। सरिता और हरीश दोनों ही ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नंदिनी के घर वालों को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि ये सब हो जाएगा। सरिता, मुझे लगता है हमें बाबा साहब को इस बारे में अब बताना होगा, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। आदित्य, आप सही कह रही हैं दी, हमें चाचा साहब से इस बारे में बात करनी चाहिए। हरीश कुछ सोचते हुए, हाँ। आदित्य, आई थिंक तुम्हें पवित्रा के गांव जाकर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक नाम के जरिए तुम डॉक्टर समीर को नहीं ढूंढ पाओगे। सरिता, हाँ हरीश सही कह रहे हैं। आदित्य, इतने बड़े दिल्ली शहर में तुम एक डॉक्टर समीर को कैसे ढूंढोगे? हरीश, हाँ, और मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए भी पता करने की कोशिश करूँगा, शायद कोई क्लू मिल जाए। आदित्य, ठीक है, कल परसों में ही धनकपुर के लिए निकलता हूँ। वैसे भी पवित्रा ने बताया है कि वो अपने मामा साहब के पास रहती है। सरिता, तो ठीक है, तुम उसके मामा साहब से ही बात करना, देखते हैं उनसे डॉक्टर समीर का एड्रेस मिल जाए। आदित्य, हाँ दी, और हमें जैसलमेर, नाहर, बन्ना जी के घर भी खबर करनी होगी, वरना वो यही सोचते रहेंगे कि उनकी बेटी ससुराल में है। सरिता, सच आदित्य, बहुत बुरा हुआ, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। हरीश उसको दिलासा देते हुए कहता है, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा, वरना मुश्किल सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तीनों वहाँ से निकलकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। आदित्य सरिता को घर छोड़ते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। क्या आदित्य धनकपुर जाकर समीर के बारे में पता लगा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।